नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त है, वो दिन जब पूरा भारत तिरंगे के रंग में रंग जाता था। हर तरफ देशभक्ति के गीत सुनाई देते थे, स्कूलों में तिरंगा फहराया जाता था, बच्चे भारत माता की जय के नारे लगाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस आज़ादी पर जश्न हम आज इतनी आसानी से मनाते हैं, उसे हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या-क्या किया था? किसने कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, कितने लोगों ने जेल की यात्राएँ की या झेली, कितनों ने गोलियाँ खाई और आज़ादी कब मिलेगी? आज पूरी ज़िंदगी देश के नाम कर दी। आज हम 15 अगस्त को सिर्फ़ एक त्योहार की तरह नहीं समझे, आज हम समझेंगे 15 अगस्त हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत को आज़ादी कैसे मिली? अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कैसे स्थापित किया? आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और लाखों गुमनाम लोगों का क्या योगदान था? और सबसे ज़रूरी सवाल, आज़ादी मिलने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट पार्ट 15 अगस्त आखिर क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख में से एक। इसी दिन भारत ने लगभग 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासक को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। लेकिन दोस्तों, आज़ादी की कहानी 15 अगस्त 1947 से शुरू नहीं होती है। इसके पीछे कई दशकों का संघर्ष था और उससे भी पहले की कहानी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने से भारत आई, धीरे-धीरे कंपनी ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। युद्ध हुए, संधियाँ हुई, भाषाओं के बीच मतभेदों का फायदा उठाया गया और धीरे-धीरे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती चली गई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि भारत का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। भारत की संपत्ति और संसाधनों का इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य के हित में होने लगी, लेकिन भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना लगातार बढ़ रही थी। भाग सेकंड 1857 विद्रोह की पहली बड़ी चिंगारी साल था 1857। भारतीय सैनिकों और जनता में अंग्रेजों शासक के खिलाफ आक्रोश भर चुका था और फिर मेरठ से विद्रोह एक बड़ी चिंगारी में उठी। यही विद्रोह तेजी से दिल्ली और भारत के कई अन्य हिस्सों में फैल गई। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व का केंद्र बनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तात्या टोपे ने लड़ाई जारी रखी। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। हालांकि 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को एक संदेश दिया था कि भारत की जनता हमेशा उनके शासक को स्वीकार नहीं करने वाली। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने भारत का अपना नियंत्रण और मजबूत किया, लेकिन साथ ही भारतीयों के स्वतंत्रता की भावना और भी मजबूत होती गई। थर्ड पार्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। समय के साथ अंग्रेज स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख राजनीतिक मंच बन गया। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने अंग्रेजी शासक की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। बाल गंगाधर तिलक स्वराज की संभावना को मजबूत किया। उनका प्रसिद्ध विचार था स्वराज और जन सिद्ध अधिकार है। धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन का रूप व्यापक होता गया और फिर भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता सामने आया जिसने संघर्ष का तरीका ही बदल दिया। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। भाग चौथा महात्मा गांधी और अहिंसा का रास्ता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सत्य और अहिंसा। उन्होंने लोगों को समझाया कि अंग्रेजी शासक का विरोध सिर्फ हथियारों से नहीं किया जा सकता, आम जनता भी आंदोलन का हिस्सा बन सकती है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 में गांधी जी नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च किया। सोचिए, एक साधारण सी चीज नमक थी, लेकिन गांधी जी ने इसे ब्रिटिश शासक के खिलाफ जन आंदोलन का प्रतीक बना दिया। हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। अब बात करते हैं पांचवें पार्ट भगत सिंह और क्रांतिकारियों की कहानी। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन का एक रास्ता सिर्फ अहिंसा तक सीमित नहीं था। एक तरफ गांधी जी और उनके समर्थक अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, तो दूसरी तरफ कई युवा क्रांतिकारी अंग्रेजी शासक के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता अपना रहे थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह बेहद कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए समर्पित हो गए थे। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी भी थे। 1929 में भगत सिंह और कटिकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी का हत्या करना नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ पूरे देश तक फैलाना था। इसके बाद भगत सिंह गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र 23 वर्ष थी महज।
कल्पना कीजिए, जिस उम्र में आज का युवा अपने करियर की शुरुआत करता है, उस उम्र में भगत सिंह ने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। छठा पाठ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के एक और महान नाम थे। स्वतंत्र सुभाष चंद्र बोस, नेताजी का नाम था कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष जरूरी है। आजाद हिंद फौज संगठित किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँ। आज आजाद आजाद हिंद फौज के ब्रिटिश शासक के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि सैन्य स्तर पर उनका अभिनय सफल नहीं हुआ। नेताजी और आजाद हिंद फौज ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत कर दिया। सातवां पाठ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आता है स्वतंत्रता आंदोलन का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव। साल था 1942। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। नारा गूंजा, करो या मरो। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की, लेकिन आंदोलन की भावना पूरे देश में फैली थी। छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, आम नागरिक हो, हर वर्ग के लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे। भारत में ब्रिटिश शासक के खिलाफ जन भावना लगातार मजबूत होती गई। भाग 8, आखिर 15 अगस्त 1947 को क्यों मनाया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन लगभग मजबूत था। ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर पहले की तरह शासन करना मुश्किल होता जा रहा था। फिर बातचीत शुरू हुई और आखिर हस्ताक्षरण का निर्णय लिया गया, लेकिन आज़ादी के लिए देश का विभाजन भी हुआ और भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। यह समय खुशी के साथ बेहद दर्दनाक भी था। लाखों लोग विस्थापित हुए, हिंसा हुई, परिवार बिछड़ गए, अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए 15 अगस्त की कहानी सिर्फ जश्न की कहानी नहीं, यह हमें यह भी याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के साथ इतिहास के बहुत गहरे घाव भी जुड़े हुए हैं। भाग 9, 15 अगस्त 1947 की रात और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 14 अगस्त की रात। 15 अगस्त की रात तक भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हुई। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत अब ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं था, वह देश स्वतंत्र था, लेकिन सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। सबसे बड़ी चुनौती गरीबी थी, अशिक्षा था, विभाजन का दर्द था, कमजोर अर्थव्यवस्था थी और करोड़ों लोगों को उम्मीद आज़ादी मिल गई थी, लेकिन राष्ट्र निर्माण की यात्रा अभी शुरू हुई थी। अब बात करते हैं 10वें भाग, आज़ादी के बाद भारत। आज जब हम 2026 के भारत को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भारत ने कितनी लंबी यात्रा तय की थी। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। भारत की डिजिटल तकनीकी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे युवा दुनिया की बड़ी कंपनियों में नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत की सारी समस्या खत्म हो गई? नहीं, आज भी गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। कई जगह महिलाओं की सुरक्षा और समान अवसर की चुनौती है। कई गाँवों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है और इसलिए आज आज़ादी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि अंग्रेज भारत में शासन नहीं करते। आज़ादी का असल अर्थ है हम अपने देश को लगातार बेहतर बनाएं। अब बात करते हैं भाग 11 की। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अक्सर कहते हैं देश के लिए हमने क्या किया, लेकिन शायद सवाल बदलने की जरूरत है। हमें पूछना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप किसान हैं तो अपनी मेहनत से देश को मजबूत कीजिए। अगर आप नौकर हैं तो मरीज की सेवा ईमानदारी से कीजिए। अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चों को सिर्फ किताबी नहीं, अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो ईमानदारी से व्यापार कीजिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जनता को परेशान मत कीजिए। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो सत्ता को सेवा समझिए। और अगर आप एक आम नागरिक हैं तो कानून का सम्मान कीजिए। टैक्स ईमानदारी से दीजिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। कूड़ा सड़क पर मत फेंकिए। पेड़ लगाइए, पानी को बचाइए और सबसे जरूरी दूसरे भारतीयों का सम्मान कीजिए। अब बात करते हैं भाग 12, देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। आज 15 अगस्त के दिन हम सभी प्रेमी की फोटो लगाएं, देशभक्ति के स्टेटस लगाएं, वीडियो बनाएं,
जय हिंद लिख लें, लेकिन देशभक्ति सिर्फ एक दिन की भावना नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति तब है जब आप सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। देशभक्ति तब है जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करते हैं। देशभक्ति तब है जब आप भ्रष्टाचार को सामान्य मानना बंद करते हैं। देशभक्ति तब है जब हम जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे को नफरत नहीं करते हैं। क्योंकि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, भारत करोड़ों लोगों से मिलकर बना हुआ है। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है तो हम सब एक हैं। भाग 13 नई पीढ़ी के नाम संदेश। आज युवाओं में से एक बात कहना चाहता हूँ, आपके पास वो अवसर जो शायद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पास नहीं थी। आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, ज्ञान का भंडार है, दुनिया से जुड़ने का मौका है। आप कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए मत कीजिए। कुछ सीखिए, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराइए, अपने गांव को आगे बढ़ाइए, अपने शहर को बेहतर बनाइए और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियां कहे, हाँ इन लोगों ने भारत को आगे बढ़ाया था। अब बात करते हैं भाग 14 स्वतंत्र सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि। आज अगर हम वास्तव में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं तो सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना काफी नहीं है, हमें उनके संघर्ष को सीखना होगा। गांधी जी के सत्य और अहिंसा को सीखिए, भगत सिंह से साहस और देश के प्रति समर्पण सीखिए, सुभाष चंद्र बोस से दृढ़ संकल्प सीखिए, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता सीखिए और उन लाखों गुमनाम लोगों से जिनके नाम इतिहास की किताबों में शायद लिखे नहीं गए, लेकिन जिनके बलिदान के बिना आज भारत संभव नहीं था। उन सभी को आज हमारा लेकिन उनके बलिदान के बिना आज का भारत संभव नहीं होता। उन सभी को आज हमारा नमन। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, 15 अगस्त हमें याद दिलाता है आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह याद दिलाता है कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश बनता है आपसे, मुझसे, हम सब से। इसलिए आज का तिरंगा आसमान में लहराए तो सिर्फ उसे देखकर डर मत कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं अपने भारत को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यही सच्ची देशभक्ति है। अगर आप जवाब नहीं अगर और अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरू कीजिए। किसी बड़े काम की जरूरत नहीं है, एक पेड़ लगाइए, किसी बच्चे को पढ़ाइए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, सड़क पर नियमों का पालन कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए और अपने देश को साफ, शिक्षित, सुरक्षित और मजबूत बनाने में योगदान कीजिए। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ बोलने से नहीं होती, देशभक्ति कर्म से दिखाई देती है। आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। आज उन सभी सैनिकों का नमन जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। आज उन सभी किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और आम नागरिकों को नमन है जो अपने अपने तरीके से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में पूरे देशवासियों से बस एक बात, हम अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा भारत एक है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन हमारी भावना एक है, हमारी पहचान अलग हो सकती है लेकिन हमारा तिरंगा एक है। तो आइए तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस को एक सिर्फ आज़ादी का जश्न न मनाएं, बल्कि एक बेहतर भारत को बनाने की कल्पना कीजिए। पूरे गर्व के साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।